खबरदार तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है आखिरी रास्ता। 1986 ईस्वी में यह फिल्म पहले पर्दे पर आई थी और आते ही इस फिल्म ने धूम मचा दी थी। कई दिनों तक हाउसफुल रहा करता था और टिकट इसके ब्लैक में बिकते थे। इस फिल्म के निर्देशक थे के भाग्यराज और इस फिल्म में मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और जया प्रदा ने निभाई थी। खलनायक की मुख्य भूमिका सदाशिव अमरापुरकर ने निभाई थी, जबकि ओम शिवपुरी और अन्य कई कलाकारों ने इसमें सहायक अभिनेता के रूप में काम करते हुए फिल्म में एक नई जान डाल दी थी। यह फिल्म अपने बेहतर दृश्यांकन के अलावा अपने बेहतरीन डायलॉग और नृत्य संगीत के लिए भी जानी जाती है। बात इस फिल्म के कुछ प्रमुख डायलॉग की जाए तो इसमें मैंने अपने घर के चिराग को तुम्हें अपने घर के अंधेरे को दूर करने के लिए दिया था, लेकिन तुमने तो इस चिराग से अपना घर रोशन कर लिया और मेरे घर को अंधेरे में ही छोड़ दिया। मेरे जैसे नेता के लिए मरने वाले कई लोग हैं, किस किस को मैं याद रखूं। हाँ, जब मैं बाहर जाऊं तो तुम जरूर मुझे बता देना कि डेविड कौन है, नहीं तो मैं किसी दूसरे को ही गले लगा लूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। तुम जिस जगह से इसे देख रहे हो तुम्हें यह 9 लगता है और मैं जहाँ से इसे देख रहा हूँ वहाँ से यह 6 लगता है। तुम और मैं दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, अंतर है तो सिर्फ देखने के नजरिया का। बात फिल्म आखिरी रास्ते के मधुर संगीत की जाए तो इस फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। इस फिल्म के गाने को स्वर दिया था मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और एस जानकी ने। इस फिल्म के कुछ गानों को मैं आपके लिए गुनगुना रहा हूँ। गोरी का साजन साजन की गोरी, लो शुरू हो गई लव स्टोरी, तरमपम ले जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके चोरी, नकमकमो रोको ना मुझे, रोको ना मुझे, ना कर जोरा जोरी, गोरी का साजन साजन की गोरी, लो शुरू हो गई लव स्टोरी, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, तुझ में है खून मेरा, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, परियों की होगी वो सहजादी, जिससे करूँगा मैं तेरी शादी, झूम के नाचूं गाऊंगा मैं, ढोली बहू की लाऊंगा मैं, तुझ में बना कर दर्पण अपना, मैंने देखा था एक सपना, मेरा सपना टूट गया रे नसीबा, सपना टूट गया। पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, प्यार होगा, एक बार नहीं 100 बार होगा, मुझसे नहीं इंतजार होगा, आज की पढ़ाई अब याद हम करेंगे, वो तो सब ठीक है मगर वो कब करेंगे, पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, प्यार होगा। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म आखिरी रास्ते की पूरी कहानी। फिल्म आखिरी रास्ता की शुरुआत एक पक्षी के उन्मुक्त उड़ान से होती है
जो स्वच्छंद आकाश में विचरण करता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है, वह जेल में पड़ा अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में वर्षों से सजा काट रहा है। आज जब वह सोया हुआ था तभी पुलिस अधिकारी उसे जगाकर यह सूचना देते हैं कि आज उसकी जेल से रिहाई है। रिहाई के समय जेल के अधिकारी डेविड के सारे सामान, जिसमें उसका एक क्रॉस चिन्ह वाला हार भी शामिल है, के साथ उसके द्वारा जेल में के रहने के दौरान कमाए गए पैसे भी एक लिफाफा में बंद करके दे देता है। पुलिस अधिकारी डेविड को यह सलाह देता है कि वह आगे अपराध की दुनिया छोड़कर सामान्य जिंदगी जिए। डेविड इस सुझाव पर बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए हुए जेल से बाहर आता है और वहां से चलकर सीधे एक चर्च में कन्फेशन करने चला जाता है। चर्च में कन्फेशन से पूर्व वह अपने ब्याह की यादों में खो जाता है। चर्च में उसकी शादी बड़े ही अनोखे ढंग से आयोजित हुई थी। मेरी डी कोस्टा, जिसकी भूमिका जया प्रदा ने निभाई है, कि पिता ने उसके लिए एक वर ढूंढा था जिसे लेकर ब्याह करने वे चर्च आए हुए थे। ब्याह के क्रम में जब शपथ की बारी आई तो मेरी डी कोस्टा ने उस वर के संग ब्याह करने से साफ इनकार कर दिया और डेविड के साथ ब्याह करने की इच्छा जताई। इस पर मेरी के माता पिता ने उसे संपत्ति से वंचित कर देने की धमकी देकर डेविड के संग होने वाली उसकी शादी को रुकवाना चाहा, लेकिन मेरी उसकी इस धमकी भरी बातों पर झुकी नहीं। उल्टे उसने अपने पिता के दिए हुए जिन जेवरातों को पहना था उसे भी खोलकर वापस कर दिया और डेविड के संग शादी कर ली। तब उसकी शादी पर तंज कसते हुए उसके पिता ने कहा था कि डेविड न पढ़ा लिखा है और न ही कोई ढंग का काम करता है, ऐसे में उसके सहारे तुम्हारी ज़िंदगी कितने अच्छे से कटती है इसे मैं भी देखूंगा। मेरी भले ही अपने पिता के कसे तंज पर कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन वह मन ही मन यह ठान लेती है कि शादी के बाद वह डेविड को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाएगी। इस क्रम में सुहाग रात को जब डेविड उसके प्रेम की बातें करने लगता है और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, तब मेरी बार बार उसे पढ़ने और पाठ याद करने के लिए मजबूर कर देती है। प्रचलित प्रथा के अनुसार चर्च का फादर कन्फेशन से पूर्व कन्फेशन करने वाले को देखे बिना कन्फेशन रूम में चले जाते हैं। डेविड बाहर खड़ा रहता है। इस क्रम में जब फादर उसे अपने किए हुए अपराध के बारे में बताने के लिए कहता है तो डेविड अब तक कोई भी अपराध नहीं करने और भविष्य में 3 अपराध करने की बात को स्वीकार कर इसके लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि अपराध करने के बाद एक अपराधी होने के नाते वह इस पवित्र जगह पर आना नहीं चाहता है। इस पर फादर उसे ऐसा करने से मना करते हुए कहता है, कन्फेशन के नियम के अनुसार मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक कमरे में मिलकर बात करें। इस पर डेविड यह कहते हुए वहाँ से निकल जाता है कि उसे पूरा विश्वास है कि उसके इस अपराध से भविष्य में कई निरपराध लोगों की रक्षा होगी और इसके लिए प्रभु यीशु उन्हें माफ़ कर देंगे। इससे पहले कि चर्च का फादर कन्फेशन रूम से निकलकर डेविड के संग किसी हॉल में बैठकर उसकी भावी योजनाओं को न करने के लिए कोई प्रयास कर पाता, डेविड चर्च से निकलकर अपने पुराने मित्र महेश सांडिल्य, जिसकी भूमिका अनुपम खेर ने निभाई है, उससे मिलने उसके पुराने निवास पर चला आता है। यहाँ लोग डेविड को बताते हैं कि महेश सांडिल्य वर्षों पहले यहाँ से जा चुका है। उसने यहाँ से कुछ दूरी पर अपना नया ठिकाना बनाया है। डेविड जब उसके इस नए ठिकाने को देखता है तो दंग रह जाता है। यहाँ तक कि जब लोग उस मकान को ही महेश सांडिल्य का मकान बताते हैं तब भी उसे पूरी तरह से यकीन नहीं होता है और उसे लगता है कि यह कोई दूसरा महेश सांडिल्य है। फिर भी वह दरवाज़ा खोलकर उसकी बैठक में जा बैठता है। अंदर महेश सांडिल्य लगातार फ़ोन पर व्यस्त रहता है और बैठक में किसी के आने की आहट पाकर वहीं से पुकारता है, कौन है बे? इस पर डेविड कोई जवाब नहीं देता है। तब जब महेश सांडिल्य बैठक में आकर आगंतुक को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह बड़े प्रेम से डेविड से मिलता है। हालांकि डेविड उससे मिलने में उतना उत्साह नहीं दिखाता है और एक शिकायत भरे लहजे में उससे कहता है कि मैंने पिछले 24 वर्ष जेल में बिताए। इस दौरान तुम एक बार भी जेल में मुझसे मिलकर यह पता करने के लिए नहीं आए कि वहाँ मैं किस हाल में रह रहा हूँ। इस पर महेश सांडिल्य कहता है कि मुझे काम बहुत ज़्यादा पड़ गया था, इस कारण मैं तुमसे मिलने नहीं जा सका। तब डेविड कहता है, काम नहीं, तुम्हारे पास माल ज़्यादा हो गया है। फिर डेविड महेश सांडिल्य से अपने उस लड़के के बारे में पूछता है जो उसने जेल जाने वक्त उसे दिया था जबकि वह बहुत छोटा था। हालांकि महेश सांडिल्य उसे यह बताने में आनाकानी करता है। डेविड के बार बार पूछने पर वह कहता है कि वह बाहर गया है और उसे आने में अभी कुछ समय लग सकते हैं और तब तक तुम स्नान ध्यान करके फ्रेश हो जाओ
और यहीं रहकर उसके आने का इंतज़ार करूं। इससे डेविड के कानों में मजदूर के नारे की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनकर डेविड अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। डेविड मेरी संग प्यार करते हुए खुशी खुशी रहता है, लेकिन वह एक नेता बलवंत चतुर्वेदी, जिसकी भूमिका सदाशिव अमरापुरकर ने निभाई है, उसके काम के लिए जी जान से जुटा रहता है। चुनाव में उसे जिताकर मंत्री बनाने के लिए सभाओं के आयोजन और भूख हड़ताल आदि करने में डेविड हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। यहाँ तक कि जब मेरी प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो रही थी, तब डेविड बलवंत चतुर्वेदी के लिए सभा कर लोगों की भीड़ जुटा रहा था। जब उसका मित्र महेश सांडिल, जो उस समय छोटा मोटा ठर्रा बेचने का काम करता था, वह इस बात की सूचना देने उसके पास गया, तब भी डेविड मंत्री बलवंत की सभा छोड़कर नहीं आता है। अलबत्ता उसने अपने उस नवजात शिशु के नामकरण पर वह मंत्री बलवंत के ही द्वारा उसे का नामकरण करवाना चाहता है। बलवंत के लिए जिस तरह से जी जान से जुटे होने के बावजूद बलवंत डेविड को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानता है, लेकिन उससे होने वाले चुनावी लाभ को देखते हुए वह अपने सेक्रेटरी से कार्यक्रम के दौरान डेविड की पहचान पहले ही करा देने की बात करता है, ताकि डेविड की जगह वह किसी दूसरे को बधाई न दे दे। डेविड अपनी पत्नी मेरी, नवजात शिशु और अपने दोस्त महेश सांडल्य के साथ मंत्री बलवंत के यहाँ आकर अपने बच्चों के नामकरण के लिए बुलाए जाने का इंतजार कर रहा है। उधर मंत्री बलवंत दूसरे कई अन्य लोगों से मुलाकात कर पैसा बनाने के जुगाड़ में लगा होता है। तभी उसकी नज़र डेविड की पत्नी मेरी पर पड़ता है और उसकी खूबसूरती को देखकर उसके मन में वासना उत्पन्न हो जाती है। फिर वह अन्य सभी लोगों से मिलना छोड़कर तुरंत डेविड के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें तो चर्च में जाकर इसका नामकरण करवाना चाहिए। इस पर डेविड कहता है कि उसके लिए तो वही भगवान है। तब बलवंत कहता है कि आखिर तुम लोगों ने भी तो कोई नाम सोचा होगा। इस पर मेरी उसका नाम जेम्स बताती है और बलवंत भी उसके इस नाम पर मुहर लगा देता है। साथ ही नवजात शिशु को उपहार देने के क्रम में वह मेरी के शरीर को गलत नीयत से छूने का प्रयास भी करता है। वहाँ से लौटकर बलवंत अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि कल एक आंदोलन करवा दो। मंत्री के कहे अनुसार आंदोलन में डेविड बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इस क्रम में जब वह रेल रोको कार्यक्रम कर रहा होता है, तब मंत्री बलवंत के इशारे पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल पहुँचा देती है। पति के जेल जाने से व्यथित मेरी बलवंत के डेरे पर आकर उसे अपने पति को छुड़वाने का आग्रह करती है। तब बलवंत इसे अपने लिए बाएं हाथ का खेल बताते हुए पहले मेरी को अपने पति से बात कर लेने कहता है। फिर वह थाना में फ़ोन कर डेविड से बात कराने कहता है। कुछ देर बाद जब उसके कक्ष में रखे फ़ोन की घंटी गनगना उठती है, तो वह डेविड का फ़ोन होने की बात कहकर मेरी को उससे बात करने के लिए कहता है। जब मेरी फ़ोन रिसीव करने के लिए जा रही होती है, तब मंत्री बलवंत बातचीत में व्यवधान न पड़े यह कहकर उसके बच्चा को लेकर अपने सेक्रेटरी को दे देता है और उसे तब तक अपने पास रखे रहने के लिए कहता है जब तक कि वह उसे देने के लिए ना कहे। इसके बाद वह मेरी के पास चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर मेरी के संग बलात्कार करने का प्रयास करता है। इस दौरान जब मेरी उसके चंगुल से बच निकलती है, तब मंत्री के इशारे पर उसका सेक्रेटरी मेरी के बच्चा को मकान की छत से उल्टा लटकाकर नीचे गिराकर मार देने की धमकी देकर मंत्री बलवंत की हवस पूर्ति के लिए मेरी को वापस लौटने के लिए मजबूर कर देता है। अपनी वासना पूरी कर जब मंत्री बलवंत ने मेरी को छोड़ा, तो वह वहाँ से घर आई और यहाँ आकर आत्महत्या कर लिया। इसके बाद डेविड के दोस्त महेश सांडिल ने डेविड का जमानत देकर उसे जेल से छुड़ाया। यहाँ से जब वह अपने घर आया, तो यहाँ घर के बाहर लोगों की लगी हुई भीड़ को देखकर वह घर के अंदर गया, तो वहाँ अंदर हाथ में सुसाइड नोट लिए आत्महत्या कर चुकी मेरी की लाश छत से नीचे लटक रही थी। मेरी की लाश को सम्मान सहित नीचे लिटाकर जब डेविड ने उसके हाथ से निकलकर उस सुसाइड नोट को पढ़ा, तो बलवंत के प्रति उसके मन में इतना गुस्सा भर गया कि वह तुरंत वहाँ से उसकी जान लेने के लिए चल पड़ा। बलवंत के द्वार पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने जब डेविड को हिंसात्मक रूप से बलवंत की तरफ बढ़ते देखा, तो उसने उसे पकड़ लिया। इसके बाद डेविड सुसाइड नोट को दिखाकर बलवंत को फांसी पर चढ़ाने की बात करने लगा, तो वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर सहाय ने उससे इस सुसाइड नोट को लेकर उसे भरोसा दिया कि उसके सहारे वह मंत्री बलवंत को फांसी पर चढ़ाएगा। जब पुलिस इंस्पेक्टर सहाय ने पुलिस को बलवंत की हथकड़ी लगाने के लिए कहा, तो बलवंत ने घूस की पेशकश कर दी। इसके बाद इंस्पेक्टर सहाय ने डेविड को भरोसे में लेकर एक दूसरे सादे कागज़ पर उसमें दस्तखत करवा लिया। इसके बाद वह
इस बात की पूरी जानकारी बलवंत को देने लगा और सुसाइड नोट को फाड़ने की बात करने लगा। तो डॉक्टर वर्मा ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उसे सुसाइड नोट को लेकर डेविड से कहा कि यह सुसाइड नोट इन दोनों लोगों को निश्चित तौर पर फांसी पर चढ़ाएगा। इस पर डेविड ने बलवंत और पुलिस इंस्पेक्टर को फांसी पर जरूर चढ़ाने की बात कही। फिर डॉक्टर वर्मा मंत्री बलवंत से मिलकर उसके द्वारा दी जाने वाली राशि बढ़ाने पर सहमति देने पर उस सुसाइड नोट को आग से जला देता है। अदालत में मामला चलता है और वहाँ पर मंत्री बलवंत, पुलिस इंस्पेक्टर सहाय और डॉक्टर वर्मा के मिल जाने की वजह से मंत्री बलवंत की जगह डेविड को ही मेरी की हत्या के आरोप में 24 वर्ष की सश्रम सजा की सजा सुनाई जा सकती है। एक दिन महेश सांडिल डेविड के बेटे के संग उससे मिलने जाता है। वह अपना ठर्रा का अवैध धंधा छोड़कर भी उसके बच्चे को नेक रास्ते पर चलकर एक अच्छा आदमी बनाने की बात करता है। इस पर डेविड उसे अभी ही मार देने के लिए कहता है। वह उसे नेक इंसान बनाने की जगह बड़ा गुंडा बनाने की बात करता है, ताकि उसके शरीर में अगर जेल से निकलने के वक्त ताकत नहीं भी रहे तो उसका बेटा अपनी मां का बदला ले सके। तब महेश सांडिल वैसा ही करने की बात कहकर डेविड से विदा लेकर वापस अपना घर आ जाता है। डेविड का बेटा, जो इस समय विजय सांडिल के नाम से जाना जाता है और जिसकी भूमिका भी अमिताभ बच्चन ने ही निभाई है, बड़े ही ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जैसे ही उसे सूचना मिली कि कुछ अपराधी रुपया छापने के काम में लगे हुए हैं, तो वह उसके अड्डे पर अकेले ही पहुंच जाता है और वहां सारे अपराधियों के साथ उससे मिले हुए पुलिस की भी जमकर धुनाई करता है। तभी वहां पर डीआईजी रंजीत भटनागर, जिसकी भूमिका ओम शिवपुरी ने निभाई है, आ जाता है और एक पुलिस को घायल अवस्था में देखकर दूसरे पुलिस से उसके बारे में पूछता है। वह पुलिस उसे बताता है कि यहाँ कुछ पुलिस ऐसे हैं जो अपराधियों से मिलकर अपराध करते हैं और पैसा बनाते हैं। गांव के लोगों के बीच ये पुलिस या रोब झाड़ कर अवैध कामों में लगे हुए लोगों के काम को आसान करते हुए अपराधियों की मददगार के रूप में काम करता है। तब डीआईजी भटनागर उसे विजय को इस क्षण रोकने के लिए कहता है, ताकि वह किसी को जान से ही ना मार दे। यह संदेश सुनकर कुछ गुस्से के साथ विजय अपराधियों को पीटना छोड़ देता है। डेविड का जब ख्वाब टूटता है तब वह अपने पिस्टल को ढूंढता है, जो वहाँ नहीं है। पिस्टल यहाँ नहीं रहने पर वह अपने दोस्त महेश सांडिल पर शंका करता है, जो उस समय वहाँ से निकल रहा है। वह उससे फिर से अपने बेटे के बारे में पूछता है। इस पर जब महेश सांडिल उसे उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं बता रहा होता है, तब वह उसे एक जोरदार झापट रसीद करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तब वह उसके लड़के के बारे में बताता है कि उसने इसे पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया है। इस पर डेविड कहता है कि उसे तुमने पुलिस इंस्पेक्टर क्यों बनाया, जबकि मैंने तुम्हें उसे गुंडा बनाने के लिए कहा था। तब वह कहता है कि मुझे लगा कि तुम गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हो। भला कोई पिता अपने बेटे को गुंडा बनाने की बात करे, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे इस बात के लिए शाबाशी दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे मारकर मेरे मुंह से खून निकाल दिया। फिर डेविड उससे अपने बेटा को अपने बारे में बताने को लेकर प्रश्न करता है, तो महेश सांडिल इस पर भी ना कहता है। साथ ही वह कहता है कि वह विजय मुझे ही पिता के रूप में भी जानता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया ही नहीं। इसके बाद डेविड काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उससे पिस्टल मांगता है कि इसकी रगों में अभी भी वह खून है, वह अपनी पत्नी के अपराधी से बदला ले सके। इस पर जब महेश सांडिल अब अपने बेटे के खातिर उसे आगे अपराध नहीं करने की बात करता है, तो वह उस पर गुस्सा जाता है कि खबरदार, तुमने अगर आगे मेरे और मेरे बेटे के बीच संबंध जोड़ने का प्रयास किया और तो मेरी गोली का पहला निशाना मेरा बेटा ही बनेगा। इसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। रास्ते में डेविड अपने अतीत को याद करता हुआ चलता है, जबकि उसका बेटा काफ़ी छोटा रहता है और वह अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी मेरी के साथ बागों में जाकर खूब मस्ती करता है। विनीता भटनागर डीआईजी रंजीत भटनागर की बेटी और इंस्पेक्टर विजय की प्रेमिका है, जिसकी भूमिका श्रीदेवी ने निभाई है। एक दिन वह नो एंट्री होने के बावजूद ट्रैफिक के नियम को तोड़ते हुए स्कूटर से आगे जाती है, तो पुलिस उसे फाइन करने के लिए उसका नाम, पता और पिता का नाम पूछती है। तब वह डीआईजी भटनागर की बेटी होने का रौब झाड़ते हुए पुलिस वालों को ही धमकाते हुए वहां से आगे बढ़ने ही वाली होती है कि उसका प्रेमी विजय, जो उस वक्त वहां ड्यूटी पर होता है, वहां आ जाता है। विजय
उसके स्कूटर की हवा निकाल देता है। लोगों के समक्ष इंस्पेक्टर विजय द्वारा इस प्रकार से अपने स्कूटर की हवा निकालने की घटना को वह अपना तौहीन मानती हुई गुस्सा कर वहाँ से जाने लगती है, तो विजय उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए चलता है। विजय अंततः नाच गाकर मनुहार कर उसे मना ही लेता है। एक दिन जब ईसाइयों की कब्रगाह में कुछ लोग अपने किसी परिजन को दफनाने का प्रयास कर रहे होते हैं, तब इंस्पेक्टर विजय वहाँ पहुँच जाता है। वह इस दफनाने का कर्म कर रहे चर्च के फादर को कुछ समय तक इस प्रक्रिया को रोक देने की बात करता है, क्योंकि उसे मृत व्यक्ति के परिजनों से कुछ बातें करनी हैं। फादर इसके लिए तैयार नहीं होता है। जब वह अंग्रेजी में विजय को ग्रेवयार्ड के नियमों को बताने लगता है, तो विजय भी अंग्रेजी में ही उसे पुलिस के नियमों की जानकारी देता है। अपनी पत्नी मेरी की कब्र पर बैठा डेविड इन दोनों की बातें सुन रहा था। अंग्रेजी में हो रही इस बहस को देख वह मन ही मन अपनी पत्नी मेरी की कही उस बात को याद कर कि तुम्हारा बेटा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा, काफ़ी प्रसन्न होता है। लेकिन तभी उसे यह भी याद आती है कि जब मेरी इस प्रकार की बातें किया करती थी तो वह कहता था कि उसकी भी अंग्रेजी कोई कम नहीं है। अपनी पत्नी मेरी को याद कर वह कहता है कि काश तुम यह सब देखने के लिए जीवित रहती। तब वह फादर और विजय को उलझते देख वहाँ पहुँच जाता है। विजय को समझाते हुए वह कहता है कि ग्रेवयार्ड के अपने कुछ नियम होते हैं। अगर उसे किसी पर शक है तो जांच का काम वह या तो पहले कर लेता या फिर यहाँ से इन लोगों के जाने के बाद करे। इस पर विजय डेविड को कानून की राह में अड़ंगा नहीं डालने की बात करते हुए अंग्रेजी में ही कहता है वह सिर्फ उसकी उम्र का लिहाज कर रहा है, वरना उसे कानून के अनुपालन में बाधा डालने के आरोप में जेल भिजवा देता। इस पर डेविड भी अंग्रेजी में ही कहता है कि लिहाज करना और इज्जत देना सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, बल्कि यह काम में भी दिखना चाहिए। तब विजय गुस्सा कर पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है। तब तक कुछ महिलाएं यह कहते हुए डेविड के बचाव में उतर आती है कि उसका भी भाई वकील है और वह भी कानून जानती है। इस पर डेविड सबको समझाता है और उसके बाद विजय वहाँ से चला जाता है। फादर भी सबके दफनाने की अंतिम प्रक्रिया को पूरी करने में जुट जाता है। डेविड एक बार फिर से मेरी की कब्र पर आकर कुछ सोचने लगता है। इस घटना के बाद चर्च का फादर डीआईजी भटनागर से मिलकर एक कन्फेशन की सूचना देता है, जिसमें कन्फेशन करने वाले व्यक्ति ने आगामी कुछ दिनों में 3 हत्या करने की बात कही थी। डीआईजी भटनागर चर्च के फादर से इस बात को लेकर सवाल करता है कि क्या वह व्यक्ति कौन था, उसे वह जानता है और उसका हुलिया कैसा था। इस पर फादर कैथोलिक रीति के अनुसार कन्फेशन करने वाले की जानकारी या उसकी पहचान नहीं करने की बात करता है। तब डीआईजी पूछता है कि जब उसे कुछ मालूम ही नहीं है तो फिर किस आधार पर पुलिस उसके लिए कुछ कर सकती है। चर्च के फादर के जाने के बाद विजय डीआईजी भटनागर से मिलकर इस मामले में चर्चा करता है कि वह अखबार में इस बात का इश्तहार छपवा दे कि चर्च के फादर ने कन्फेशन को लेकर पुलिस वालों को सारी बातें बता दिया है और कन्फेशन करने वाले का हुलिया भी बता दिया है। साथ ही वह चर्च के फादर के ठिकाने और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के ठिकाने समेत कब्रगाह में अपने पुलिस की विशेष व्यवस्था भी कर देता है, ताकि अखबारों में छपी इस खबर को पढ़कर अपराधी फादर की हत्या करने के लिए ना पहुंच जाए। फादर को चर्च के बाहर आकर बैठने के लिए कहा जाता है और उसे यह भरोसा दिया जाता है कि अपराधी के यहाँ आते ही उसे पकड़ लिया जाएगा, उसकी जान पर कोई खतरा नहीं आने दिया जाएगा। तभी विजय को एसपी कार्यालय से एक फ़ोन आता है जिसमें उसे बुलाया जाता है और कहा जाता है कि एक पादरी यहाँ आकर एसपी साहब से मिलना चाहता है। जब विजय पूछता है कि उसने पुलिस वालों के समक्ष कोई बयान दिया है, तब उसे बताया जाता है कि वह इस बात की रट लगाए हुए बैठा है कि वह जो कुछ भी कहेगा एसपी साहब से ही कहेगा। इस पर विजय उस पादरी पर उस नज़र उस बनाए रखने की बात करते हुए थोड़ी देर में वहां पहुंचने की बात करता है। विजय वहां पहुंचकर जब पादरी से यह जानना चाहता है कि आखिर वह इस मामले से जुड़ी हुई सारी बातों को एसपी साहब से ही क्यों बताना चाहता है, जबकि वह केस का अनुसंधान कर रहा है, इसे वह बता दे। इस पर पादरी कहता है कि तुम्हारे पुलिस में भी कई लोग अपराधियों से मिले हुए हैं जो मेरी सूचनाओं को लीक कर सकते हैं और अपराधियों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इस पर जब विजय यह कहता है कि पुलिस वाले तो लोगों की सुरक्षा दिलाने वाले होते हैं, तब डेविड कहता है कि तुम्हारी अवस्था में मेरा भी यही विचार था जो अब बदल गया है। तब विजय उसे वहीं रुकने की बात करते हुए पहले खुद एसपी सहाय से मिलकर इस बात की जानकारी देता है और उसकी अनुमति से पादरी को उसके कक्ष में भेजता है।
यहाँ वह पादरी की पूरी तलाशी भी लेता है। बातों ही बातों में वह सबसे आंखें बचाकर एसपी सहाय के चैम्बर में एक ट्रांसमीटर भी रख देता है ताकि अंदर की सारी बातों को वह टेप कर बाद में सुन सके। एसपी सहाय जब पादरी से सारी बातें बताने के लिए कहता है तब वह एक लंबी कहानी होने की बात कर उसे एक कागज़ में लिख कर लाने की बात करता है और फिर वह उस कागज़ को देने के बहाने पीछे से एसपी का गला पकड़ लेता है और उसके रिवॉल्वर को निकालकर उसकी कनपट्टी पर सटाकर पहले तो उसे पुलिस की वर्दी उतरवाता है और फिर उसके गले में आत्महत्या करने वाले रस्सी को इस प्रकार से बांधकर दूसरे सिरा को गेट से लगा देता है कि जैसे ही कोई गेट को खोले वह कुर्सी गिर जाए और एसपी साहब आत्महत्या करते हुए प्रतीत हों। इस बीच किसी काम से बाहर गया हुआ विजय यहाँ आकर एसपी और पादरी की टेप की हुई बातों को सुनने का प्रयास करता है। तब तक विनीता अपनी एक सहेली से अपने एक्सीडेंट होने की जानकारी विजय को देती है, जिसे सुनकर विजय घटनास्थल पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही उसे यह पता चलता है कि यह विनीता की उससे मिलने के लिए की गई एक शरारत थी, वह तुरंत लौटकर कार्यालय आकर टेप की बातों को सुनने लगता है। तब उसे इस बात की जानकारी मिलती है कि यह पादरी नहीं बल्कि वही कन्फेशन करने वाला अपराधी था। तब वह एसपी साहब को बचाने के उद्देश्य से एसपी के कमरे में लगे प्रवेश द्वार को जोर से धक्का मारकर खोलता है। इससे उस रस्सी का तनाव एसपी के गर्दन पर बढ़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। डीआईजी भटनागर इस बात के लिए विजय को काफ़ी फटकार लगाता है, साथ ही उम्मीद जताता है कि यह उसकी पहली और अंतिम गलती साबित हो। तभी विनीता विजय से आकर अपनी लापरवाही से किए काम के लिए उससे माफ़ी मांगती है कि उसकी इस लापरवाही भरी और शरारत वाली कामों के कारण ही उसे आज डांट सुननी पड़ी। एसपी सहाय की हत्या के बाद डीआईजी भटनागर की फटकार सुनकर विजय कड़ी मेहनत कर डेविड से जुड़ी पुलिस फाइल निकलवाता है और उसका अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकालता है कि डेविड का अगला शिकार या तो डॉक्टर वर्मा होगा या मंत्री बलवंत। इस फाइल को लेकर विजय डीआईजी रंजीत भटनागर के पास जाता है। डीआईजी रंजीत भटनागर का कहना है कि मंत्री बलवंत तो अभी बाहर के दौरे पर है, ऐसे में उसको ज़्यादा खतरा नहीं है, अभी ज़्यादा खतरा डॉक्टर वर्मा को लेकर है। तभी वहाँ मौजूद कुछ पुलिस पदाधिकारी विजय से कहता है कि विजय, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम अपराधी डेविड की तरह ही दिखोगे। हालांकि डीआईजी उन लोगों को मजाक नहीं करने की बात कहकर विजय को डॉक्टर वर्मा की सुरक्षा देने की जिम्मेवारी देता है। डीआईजी के कहे अनुसार इंस्पेक्टर विजय जब डॉक्टर वर्मा को विशेष सुरक्षा देने के लिए जाता है तब वह डेविड जो उसे मारने की नीयत से वहां आया हुआ था उसका इलाज करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह डेविड का इलाज करते और डेविड इलाज के बहाने डॉक्टर वर्मा की हत्या कर पाता, इंस्पेक्टर विजय उसे अपने साथ लेकर एक सुरक्षित जगह पर चला आता है। अपने इस अभियान में विफल होने पर डेविड वहां से जब निकल रहा होता है तब विनीता वहां आकर एक पुलिस के साथ इस बात के लिए उलझ रही होती है कि वह ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना कर भी अपनी गाड़ी को वहीं पार्क करेगी। इस क्रम में जब वह अपना परिचय डीआईजी रंजीत भटनागर की बेटी के रूप में देती है तब इसे सुन डेविड उसका अपहरण कर अपने अड्डे पर ले आता है। यहाँ आकर डेविड एक टेप रिकॉर्डर को ऑन कर ट्रेन और गिरजाघर की घंटी की आवाज़ निकालते हुए डीआईजी भटनागर को फ़ोन लगाता है। उस समय डीआईजी भटनागर विजय के साथ डॉक्टर वर्मा को सुरक्षा देने और डेविड से उसे बचाने की योजना पर काम कर रहा होता है। फ़ोन की घंटी घनघनाने पर विजय डीआईजी भटनागर बनकर डेविड से बात करने का प्रयास करता है, लेकिन डेविड उसकी आवाज़ को पहचान लेता है और डीआईजी भटनागर को फ़ोन देने के लिए कहता है। डीआईजी भटनागर को फ़ोन देकर विजय अपने मातहत पुलिसकर्मी को रेल लाइन के किनारे जितने भी चर्च हैं उन सभी स्थानों पर पुलिस भेजकर छापा मारकर डेविड को पकड़ने का आदेश देता है, क्योंकि जब वह फ़ोन पर बात कर रहा था डेविड से तब उसे रेल के चलने की और गिरजाघर की घंटी बजने की आवाज़ आ रही थी। डेविड डीआईजी भटनागर को उसकी बेटी के अपहरण की सूचना देकर कहता है कि वह डॉक्टर वर्मा को उसे सौंप दे और बदले में वह उसकी बेटी को अपने कब्जे से मुक्त कर देगा। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी होने के नाते डीआईजी भटनागर उसके इस शर्त को मानने से इनकार कर देता है। तब विजय डीआईजी भटनागर से यह कहता है कि आपने जल्दीबाजी में फ़ोन कट कर दिया, आपने डेविड को अरुण वर्मा को सौंपने की बात कहकर उसे अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया होता। इस बीच जब दोबारा डेविड का फ़ोन आता है तब विजय उससे बातें करते हुए अरुण वर्मा को कल तक उसे सौंपने की बात करता है।
इस पर डेविड पहले तो उसे यह कहकर चौंका देता है कि उसने जो उसे पकड़ने के लिए रेलवे लाइन के किनारे चर्च में अपने पुलिस भेजे हैं उसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह आवाज़ टेप रिकॉर्डर से निकल रही थी। और साथ ही वह इंस्पेक्टर विजय को चुनौती देते हुए कहता है कि आज रात 12 बजे तक वह डॉक्टर वर्मा की हत्या कर देगा। डेविड की धमकी के बाद पुलिस ने जिस होटल में डॉक्टर वर्मा को छुपा कर रखा है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दिया। डेविड वहाँ आकर उस होटल के ठीक सामने वाले मकान से एक दूरबीन वाली राइफल से डॉक्टर वर्मा पर निशाना साधकर उसे मारने वाला होता, लेकिन विजय के निशाने के बीच आ जाने की वजह से वह ऐसा नहीं करता है। तब वह वहाँ पर एक धमाका कर देता है, जिससे अन्य पुलिस के साथ विजय भी उस धमाके वाले स्थान पर जाता है। इस बीच मौका पाकर डेविड दूरबीन वाले राइफल से डॉक्टर वर्मा की हत्या कर वहाँ से भागने लगता है। उसके भागने के क्रम में विजय उसका पीछा करता है। कई बार दोनों के बीच मारपीट भी होती है, लेकिन एक जगह जब विजय एक ऊंची दीवार वाले मकान में फंस जाता है तो वह उसे थोड़ा सुरक्षित रखते हुए खुद इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अपने अड्डे पर जाने से पहले डेविड आइसक्रीम और कुछ अन्य भोजन सामग्री जिसे आते वक्त विनीता ने खाने की इच्छा जाहिर की थी उसे खरीद कर ले जाता है। डॉक्टर वर्मा को मारकर इस सामग्री के साथ जैसे ही डेविड अपने अड्डे में प्रवेश करता है वैसे ही विनीता एक लाठी से उसके ऊपर वार कर देती है। इसके बाद डेविड भी उसे 2-4 थप्पड़ लगा देता है, लेकिन जैसे ही डेविड उसके गले के लॉकेट में विजय की फ़ोटो देखता है और विनीता द्वारा उसे अपना मंगेतर बताया जाता है, वैसे ही वह उसे मारना छोड़कर अपने साथ लाई उसकी पसंदीदा भोज्य सामग्री उसे खाने के लिए देता है। विनीता उसके इस बदले व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त करती है। तब वह उससे पूछता है कि भगवान न करे, लेकिन मान लो अगर कोई तुम्हारा बलात्कार कर देता है तब तुम क्या करोगी। तब विनीता उसे या तो मार देने की बात करती है या नहीं तो फिर खुद आत्महत्या कर लेने की बात करती है। इस पर डेविड उसे कहता है कि इस मामले में भी मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है और अब मैं उस अपराधी को मारने में लगा हुआ हूँ। इसके बाद विनीता उससे पूछती है कि वह इसे यहाँ से कब तक छोड़ेगा। तब डेविड बताता है कि जब तक वह इस खाना को खा नहीं लेती है। इस पर विनीता कहती है कि वह इस खाने को अपने घर में खाए तो कैसा रहेगा। तब डेविड इसे भी अच्छा बताते हुए उसे कुछ दूरी तक छोड़ देने की बात करता है। सुनसान और खतरे वाले क्षेत्र से सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाकर डेविड विनीता को एक पिस्टल देते हुए वहां से अपना घर चलने के लिए कहता है और वह वापस अपने अड्डे पर लौटने लगता है। इस पर विनीता डेविड से पूछती है कि वह पुलिस के ऊंचे ओहदे वाले डीआईजी की बेटी और पुलिस इंस्पेक्टर की मंगेतर है। ऐसे में घर जाकर वह अपने छिपे होने के अड्डे की जानकारी अपने परिवारजनों को नहीं देगी, इस बात का भरोसा उन्हें कैसे है। इस पर डेविड कहता है कि अगर तुम्हें यह अच्छा लगे कि किसी औरत का बलात्कार करने वाला अपराधी जिंदा रहे तो तुम उन्हें मेरे अड्डे की जानकारी दे देना, और अगर तुम्हें लगे कि ऐसे अपराधी को मारकर एक स्त्री के बलात्कारी को सजा देना ज़रूरी है तो तुम उन्हें कुछ नहीं बताना। इसके बाद डेविड वापस अपने अड्डे पर चला आता है और विनीता विजय के घर चली जाती है। डीआईजी भटनागर डेविड से क्राइम रिपोर्ट को पढ़कर एक विशेष बात पर गौर करता है जिस पर अभी तक पुलिस गौर नहीं कर पाई थी। डीआईजी भटनागर विजय से उसके पिता महेश सांडिल्य की गवाही पर ध्यान देने की बात करते हुए कहता है कि महेश सांडिल्य डेविड का दोस्त है और डेविड से जेल से निकलकर महेश सांडिल्य से मिलने गया था, यानी महेश सांडिल्य डेविड को अच्छी प्रकार से जानता है। डीआईजी की इस बात से विजय थोड़ा आक्रोशित हो जाता है। तब डीआईजी उसे बताता है कि पुलिस वालों के लिए रिश्ते नाते से बढ़कर उसका कर्तव्य होता है, ऐसे में वह महेश सांडिल्य पर भी इस नज़रिया से ही नज़र रखे। डीआईजी के कार्यालय से वापस जब विजय घर आता है तो वहाँ विनीता पहले आ गई होती है। विनीता को देखकर महेश सांडिल्य उसकी कुशलता को लेकर सवाल करता है। इस पर जब विनीता बताती है कि वह आप लोगों की तरह नहीं बल्कि एक नेक इंसान है तो महेश सांडिल्य डेविड कहता है कि डेविड को वह पहले ही से जानता है कि वह एक नेक इंसान है। इस पर विनीता उसके पीछे पड़ जाती है और वह डेविड को किस रूप में जानता है इसे लेकर बार बार सवाल करने लगती है। तभी विजय की मोटरसाइकिल की आवाज़ आने से महेश सांडिल्य विनीता को यह कहकर शांत करा देता है कि यह अपना मामला बाद में समझ लेंगे, लेकिन जब विजय यहाँ आएगा तो आने के साथ ही तुमसे कई प्रकार के सवाल डेविड को लेकर करेगा, लेकिन तुम उसके बारे में उसे कुछ बताना नहीं।
तब तक विजय वहाँ आ जाता है और विनीता से डेविड के अड्डे को लेकर सवाल करता है। इस पर विनीता उससे कहती है, तुम लोगों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, उससे तो भला हुआ है कि उसने मुझे छोड़ दिया। विनीता फिर जब विजय दोबारा उससे उसके अड्डे को लेकर के ही सवाल करता है तो विजय वह टाल देती है कि उसकी आंखों में पट्टी बांधकर कहीं ले जाया जाता था और कहीं से लाया जाता था। यहाँ भी उसने लाने से पूर्व उसकी आंखों में पट्टी बांध रखी थी। इस पर विजय उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है और कहता है कि उसने चाहे तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधी हो या ना बांधी हो, लेकिन तुम मेरी और पुलिस वालों की आंखों पर पट्टी जरूर बांध रही हो। इसके बाद विजय अपने काम के लिए कार्यालय जा रहा होता है तो उसे कई तरह की बातों का स्मरण होता है, मसलन कि उसका चेहरा डेविड से मिलता जुलता है। तब वह डेविड बनकर महेश सांडिल का असलियत पता करने के लिए अपने घर आता है। उसके यहाँ आने से पहले विनीता महेश सांडिल के पीछे पड़ जाती है और तब महेश सांडिल को यह बताना पड़ता है कि विजय उसका अपना बेटा नहीं है बल्कि डेविड का बेटा है, लेकिन वह उसे किसी को बताने से मना कर देता है। तब तक डेविड बनकर इंस्पेक्टर विजय अपने घर आ जाता है। महेश सांडिल उसे पहचान नहीं पाता है और उसे कहता है कि वह इस वक्त यहाँ क्यों आ गया, जबकि अभी विजय के आने का भी वक्त है। उसे कम से कम अपने बेटे विजय के लिए तो यह सोचना चाहिए कि वह कितना ईमानदार अधिकारी है और पुलिस विभाग में उसका काफ़ी नाम है। ऐसे में जब किसी को यह पता चलेगा कि तुम्हारा उसके घर आना जाना है तो उसकी प्रतिष्ठा पर कितनी बड़ी आंच आएगी। ऐसे में वह मुझसे तुम्हारे बारे में जब पूछेगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि तुम ही उसके पिता हो, तो वह मुझे छोड़कर भी जा सकता है, तब तो मैं लूट ही जाऊंगा। इसके अलावा जब वह इस बात को लेकर सवाल करेगा कि उसकी माँ कौन थी और जब उसे यह पता चलेगा कि उसकी माँ डेविड की पत्नी थी जिसकी मौत उन बलात्कारियों के कारण हुई, जिसकी सुरक्षा में वह अपनी नौकरी के क्रम में जी जान से जुटा हुआ है। अभी वह बोल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। तब डेविड से दूसरे रास्ते से भागने के लिए कहता है, लेकिन जब डेविड नहीं भागता है तब वह डेविड से कहता है कि शायद तुम्हारा मन अब बदल गया है, अब तुम अपने बेटे की खातिर हिंसा करना नहीं चाहते हो। ऐसे में तुम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं केस लड़कर तुम्हें छुड़वा लूँगा। ऐसा कहकर वह पुलिस को अंदर बुलाता है और डेविड के आत्मसमर्पण करने की बात करता है, लेकिन दरोगा उसके हाथों में हथकड़ी पहना देता है। तब वह दावा करता है कि मुझे गवाही को क्यों हथकड़ी पहना रहे हो, असली अपराधी को हथकड़ी पहनाओ। और जब वह डेविड की तरफ देखता है तब तक विजय अपनी दाढ़ी मूंछ को हटाकर डेविड से विजय के असली रूप में उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरी तरफ विनीता भोजन बनाकर डेविड के अड्डे पर पहुंच जाती है और पहले तो डेविड रिवॉल्वर लेकर सतर्क हो जाता है, लेकिन जब विनीता को देखता है तो वह शांत पड़ जाता है। डेविड विनीता से वहां आने को लेकर सवाल करता है। इस पर विनीता कहती है कि जब आपने यह जाना कि मैं कौन हूँ तब आपने मुझे यहाँ से जाने दिया, और आज जब मैंने जाना कि आप कौन हैं तो मैं यहाँ चली आई हूँ। एक बहू होने के नाते मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं कि मैं आपको ससुर होने के नाते भोजन करा सकूं, इसलिए मैं आज ही आपके लिए भोजन बनाकर लाई हूं। बेशक इन परिस्थितियों ने आपकी भूख छीन ली हो, लेकिन आप मेरे प्यार के खातिर एक दो कोर जरूर खा लें। तब डेविड अपने अतीत के स्मरणों में खो जाता है और विनीता के लाए हुए भोजन को ग्रहण करता है। अपने पालक महेश सांडिल की गिरफ्तारी हो जाने को लेकर विजय काफ़ी व्यथित हो जाता है और अपना इस्तीफा देने डीआईजी भटनागर के पास चला जाता है। डीआईजी उसे समझाते हैं कि पुलिस के सारे जज्बात जनता की भलाई के लिए होती है। वह पुलिस के पद की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि अशोक स्तंभ सिर्फ सेना और पुलिस वालों ही लगा सकते हैं, इसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं लगा सकते। ऐसे में वह भावना में बहने की जगह अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तब विजय अपना इस्तीफा देने की जिद छोड़ देता है। डीआईजी के पास से लौटकर विजय सीधा कब्रगाह जाता है और वहाँ अपनी माँ मेरी की कब्र पर फूल चढ़ाकर यह स्वीकार करता है कि यह उसका दुर्भाग्य है कि पुलिस में रहकर भी उसका बेटा उसकी बेइज्जती करने वाले से बदला नहीं ले सका। लेकिन वह इसे अपनी माँ का सौभाग्य बताता है कि उसे एक बेहतर पति मिला जो हमेशा उसकी पूजा किया करता है और जान पर खेल कर उसके अपमान का बदला लेने के लिए कृत संकल्प है। ऐसा कहकर वह यहाँ से जा रहा होता है कि तभी डेविड
उसे वहाँ आता हुआ नज़र पड़ता है। डेविड उसके पास आता है और कहता है कि हम लोगों की अदावतें आगे भी चलती रहेगी, आओ पहले माँ के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आज उसकी बरसी है। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर मेरी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की समाप्ति पर डेविड मेरी से कहता है कि मेरी तो अब उम्र हो गई, अब मुझे किसी की दुआओं की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में तुम अपनी सारी दुआएं अपने बेटे विजय को दे दो क्योंकि इसके सामने एक लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है। फिर वो वहाँ से अपनी राह जाने लगता है और विजय अपनी राह। लेकिन डेविड अचानक वापस लौट कर आता है और अपने बेटे की जेब से कलम निकालकर अपनी हथेली में 9 लिखता है। इसे अपने बेटे को दिखाकर वह पूछता है कि इसमें कितना लिखा है। तब वह 9 कहता है और फिर वह उसे अपनी तरफ मुड़ाकर देखता है और विजय से कहता है कि तुम्हें देखने में यह 9 लगता है जबकि मुझे देखने में यह 6 लगता है। दरअसल हम दोनों ही सही है, सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया अलग अलग है। ऐसा कहकर वह जाने वाला होता है कि तब विजय उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। इस पर डेविड कहता है कि अच्छा मछली मारने वाला हुआ नहीं है जो किनारे बैठकर बंसी लेकर मछलियों के आने का इंतजार करता है। असली मछली मार तो वह है जो बीच समुद्र में जाल फेंक कर मछलियाँ पकड़ता है। इसलिए तुम मेरे अड्डे पर आकर मुझे गिरफ्तार करो। लेकिन विजय उसे यह कहकर गिरफ्तार करना चाहता है कि पुलिस हाथ आए अपराधी को वापस जाने नहीं देती है। इस पर डेविड विजय को यह कहते हुए कि तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, मैं तो जा रहा हूँ, वह जाने लगता है। तभी विजय रिवॉल्वर निकालकर एक गोली उसके पैर के पास चलाता है और उससे कहता है कि पुलिस की गोली अपराधी को कहीं भी मारी जा सकती है। तब डेविड अपने हाथ आगे किए हुए विजय के पास आता है, लेकिन इससे पहले कि विजय उसके हाथों में हथकड़ी डाले, डेविड अपनी लात का जोरदार प्रहार उसके रिवॉल्वर थामे हाथ पर करता है, जिससे रिवॉल्वर विजय के हाथ से छिटक कर ऊपर चला जाता है। और तब डेविड ऊपर में ही इसे पकड़ लेता है और विजय से कहता है कि अपराधी पुलिस से बचने के लिए उसे कहीं भी गोली मार सकता है। ऐसे में वह इसे रहम की कोई उम्मीद नहीं रखे, लेकिन वह इसे यहाँ नहीं मारेगा क्योंकि उसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखने वाली उसकी माँ यहाँ लेटी हुई है। ऐसा कहकर वह वहाँ से अपने अड्डे पर चला जाता है और विजय भी अपना कार्यालय चला जाता है। इस बीच मंत्री बलवंत विदेश से वापस लौटता है। यहाँ उसके सम्मान में उसके कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। उस दिन अखबारों में छपे एक लेख जिसमें डेविड के द्वारा 2 अपराधियों को मारने के बाद अब तीसरे अपराधी को मारने की बात लिखी हुई है, मंत्री बलवंत को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो इसे पढ़कर वह सारे कार्यक्रम को छोड़कर वापस फिर से जहाज़ में बैठने लगता है। तब डीआईजी भटनागर और इंस्पेक्टर विजय उसे पूरी सुरक्षा देने की बात करते हुए बड़ी मुश्किल से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजी करता है। इधर इसी कार्यक्रम में उसकी हत्या कर देने के उद्देश्य से डेविड मेन हॉल का सहारा लेता है। मेन हॉल से निकलकर वह डायनामाइट लगाकर मंत्री के काफिले को उस वक्त उड़ा देना चाहता है जबकि मंत्री की गाड़ी उस मेन हॉल के पास आए। विजय जब मेन हॉल को थोड़ा ऊपर उठा हुआ देखता है तो उसे कुछ शंका होती है और वह वहाँ से डायनामाइट को निकालकर बाहर फेंक देता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। बाहर विस्फोट होने से मंत्री जी की जान बच जाती है। इसके बाद विजय मेन हॉल के नीचे आकर डेविड को पकड़ने का प्रयास करता है। डेविड इससे बचकर मंत्री बलवंत की हत्या करने के लिए दूसरे मेन हॉल के से ऊपर जाना चाहता है, लेकिन डेविड को अपना पीछा करते देख वह उस दोनों के बीच पानी वाले क्षेत्र में केमिकल डालकर आग लगाकर खुद तक पहुंचने से रोकने का प्रयास करता है और फंदे के सहारे ऊपर आकर बलवंत को मारना चाहता है। लेकिन विजय इस आग रहने के बावजूद किसी तरह वहां पर पहुंच जाता है और एक गोली डेविड के पैर में मारकर उसे चेतावनी देता है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन आत्मसमर्पण करने की जगह जब डेविड ऊपर ही उठने का प्रयास करने लगता है तो विजय डेविड की पीठ पर गोली मार देता है, जिससे वह ऊपर से मेन हॉल के नीचे गिर जाता है। तब विजय उसे अपने कंधे पर उठाकर उस रास्ते पर जहाँ से मंत्री बलवंत की सवारी निकल रही थी रख देता है और एक कोने में जाकर अपने इस कार्य के लिए पछता रहा होता है। तब मंत्री बलवंत उसे इस बात के लिए बधाई देता है कि उसने भावनाओं की परवाह नहीं की और अपने पिता को मारकर अपना कर्तव्य पूरा किया। साथ ही वह विजय को इस कार्य के लिए वीरता पुरस्कार दिलाने की भी बात करता है। इस अवसर पर जब डेविड को एक राक्षस बताता है तब डेविड पलटकर मंत्री बलवंत को 2 गोली मारकर उसकी जान ले लेता है और इसके साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। विजय अपने पिता के इस काम पर तालियां बजाता है।